वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी थी। अब हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करेंगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में अपनमन या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हमने पहली वीडियो के अंतर्गत समझाया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। किसी भी टेम्परेचर पर जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसकी वेपर और उस लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम जब स्टेबल हो जाती है तो उस इक्विलिब्रियम पर वेपर द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जो दाब लगाया जाता है उसी को हम वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कहते हैं। हाँ, वाष्प दाब होना साम्य अवस्था पर ही है। अब मान लो हमने एक कोई सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट का मान लो किसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो है वो P0 है, P0, और हमने अब उसके अंतर्गत कोई एक ऐसा सॉल्यूट सॉल्युबल कर दिया, कोई सॉल्यूट इसके अंतर्गत सॉल्युबल कर दिया जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट अर्थात विद्युत अनवघट्ट, और साथ ही साथ जो ना तो सॉल्यूशन के अंतर्गत जाकर एसोसिएट हो और ना डिसोसिएट हो। मतलब साफ सी बात है, किसी भी सॉल्वेंट के अंतर्गत कोई भी सॉल्यूट जब घोलें तो उसमें ये विशेषता होनी चाहिए कि वो ना तो संगुणित होना चाहिए ना वियोजित होना चाहिए, अर्थात ना डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो, क्योंकि ऐसा होने पर मॉलिक्यूल के नंबर की संख्या गड़बड़ हो जाएगी। नंबर गड़बड़ होने पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक। और ना ये सॉल्यूट वेपोराइजेबल होना चाहिए, अर्थात इसकी वेपर्स नहीं बननी चाहिए। अगर इतनी सब बात ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब इसके अंदर सॉल्यूट मिलाने के बाद इसका वेपर प्रेशर देखा जाएगा तो वो बेटा PS से शो किया जा रहा है। तो अगर हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा दें तो उसी को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अर्थात वाष्प दाब में कमी। अगर हम इस वाष्प दाब में कमी को P0 अर्थात सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ही डिवाइड कर दें तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और राउल्ट ने इसी सॉल्यूशन के लिए या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए ही अपना एक नियम दिया था कि जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड के अंतर्गत सॉल्युबल किया जाता है या लिक्विड सॉल्वेंट के अंतर्गत सॉल्युबल किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन अर्थात विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज मीन्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के अंतर्गत दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट के मोल स्मॉल n, सॉल्वेंट के मोल कैपिटल N। किसी एक विशेष के मोल को कुल मोलों की संख्या से अगर तुम भाग कर दो तो वो उसका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अगर हम यही सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते तो स्मॉल n की जगह कैपिटल N आ जाता। यही राउल्ट का नियम है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अब हम आगे इसकी बात करते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P0 अपॉन P0 माइनस PS अपॉन P0 लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। P0 को भाग करेंगे 1, PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। अगर हम देखें ध्यान से तो ये इधर की तरफ आकर माइनस का हो जाएगा और ये वैल्यू इधर की ओर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इसे n प्लस n को एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पर n प्लस n बचेगा, माइनस n बचेगा और बराबर PS अपॉन P0 हो जाएगा।
स्मॉल एन से स्मॉल एन कट जाएगा, तो पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ऐसी कंडीशन में जब हम पी एस की वैल्यू निकालें तो जो हो जाएगा पी नॉट इंटू कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। पी नॉट ये जो है वो किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और जो सदैव कांस्टेंट रहेगा, जो बदलेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको कांस्टेंट मानते हुए देखें तो पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब हम राउल्ट के रूल को इस दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को स्टेबल रखा जाए, टेम्परेचर बार बार चेंज ना करें, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। अर्थात सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट जितना कम होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम होगा। मीन सीधा हो गया कि जो सांद्र सॉल्यूशन होगा या सांद्र विलयन होगा उसका पीएस कम होगा, तनु विलयन होगा उसका पीएस ज़्यादा होगा। तो राउल्ट के नियम को दोनों तरीके से बोल सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, या पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन कैपिटल एन। तो यहाँ पर ये राउल्ट के नियम के लिए ये दोनों फार्मूले यूज किया सकते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स इन फार्मूले पर आ सकते हैं। अगर हम राउल्ट के नियम के प्रीकॉशन की बात करें तो जो प्रीकॉशन हमने सॉल्यूशन प्रेशर की मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वेशन के लिए थे वही लेनी है। मतलब साफ सी बात है, किसी भी तरीके से इनके सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो चेंज ना हो पाएँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण इनका मॉलिक्यूल नंबर चेंज होने से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। बस यही होने से रोकना है, तो हमारा राउल्ट का नियम बिल्कुल सही तरीके से लागू होगा। मतलब सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, ना डिसोसिएट हो, ना एसोसिएट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो राउल्ट का नियम हमारा लागू होगा। दूसरी चीज़, कौन से सॉल्यूशन का, जैसे इस तरीके का सवाल आता है 1 मोलर ग्लूकोज एंड 1 मोलर NaCl, दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसका वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर के अंतर्गत कमी ज़्यादा होगी। तो देखो फिर वही बात आई, 1 मोलर NaCl आयोनाइज होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, जबकि ग्लूकोज में रहेगा। तो यहाँ पर जो फ्री आयन होते हैं वो एक स्वतंत्र या फ्री मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये 2 मोलर हो गया, ये 1 मोलर ही रहा। 2 मोलर होने के कारण इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो अब नमन ज़्यादा होगा अर्थात कमी ज़्यादा होगी। इसका मतलब 1 मोलर NaCl का वाष्प दाब में कमी ज़्यादा आएगी और 1 मोलर ग्लूकोज के में वाष्प दाब में कमी कम आएगी। इसका मतलब इसका वाष्प दाब कम होगा और इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, जबकि दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी। अगर हम यहीं पर 1 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन लेते तो ये Ba डबल पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में टूटता, तो आइंस का नंबर 3 हो जाता। 3 होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन 3 मोलर हो जाती। 3 मोलर हो जाती तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा तो फिर वेपर प्रेशर में कमी ज़्यादा, और वेपर प्रेशर में कमी ज़्यादा तो सबसे कम वेपर प्रेशर जो होगा वो 1 मोलर BaCl2 का, उससे ज़्यादा 1 मोलर NaCl का, और उससे भी ज़्यादा 1 मोलर ग्लूकोज का। और जब ग्लूकोज भी ना होती, सीधा पानी होता या वाटर होता, तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ही ज़्यादा आता। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ आइंस बढ़ते चले जाएंगे वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। अगर हमारी ये बात समझ में आ गई तो हम इस तरीके के सवालों को अच्छी तरीके से करके आ सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछा जा सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।